वेलकम बैक टू स्पीड एप एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्पीड एप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज हमारी जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है, आज हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैलाश सर हमारे साथ हैं, वो केमिस्ट्री क्लास लेंगे। इससे पहले जो हमारी क्लासेस इरेगुलर हो रही थी आरआरबी जेईई की, वो इस वजह से हो रही थी क्योंकि स्टूडियो, ऑफिस, ये सब चीजों के बनाने के चक्कर में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो क्लासेस भी काफी रुक गई थी। लेकिन अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो सारी रेगुलर होंगी और पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम पे हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जो कुछ हुआ ठीक है, हमारा टेस्ट भी लॉन्च हो चुका है। उसमें बहुत लोगों को टेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो टेक्निकल इश्यू कारण हो रही है, वो भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर दी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हम लोग उसी में पूरे लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाएगी। सब लोग पूछ रहे थे कि सर जनरल साइंस में सिर्फ फिजिक्स क्लास चलेगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री भी चलेगी, बायो भी चलेगी। अभी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद जल्दी ही बायो की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हिस्ट्री में भी जियोग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सब भी चलेंगी और मैथ, रीजनिंग की तो चली रही है क्लास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम केमिस्ट्री की क्लास 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब क्लास सर के मैं हैंड ओवर करता हूँ, वो सर आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ केमिस्ट्री विषय के साथ, जो जीए और जीएस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्या है पोर्शन है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि टोटल इसका जो आपका जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है। टोटल इसका जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें केमिस्ट्री के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको क्या है आरआरबी जेईई के एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारी जो है क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो क्या है आरआरबी जेईई के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। और ये एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कि इससे ही रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो इन्हीं सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या है आरआरबी जेईई के एग्जाम के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी जेईई के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो क्या है केमिस्ट्री के मद्देनजर क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम पहले टॉपिक की बात करें अपने, तो पहला टॉपिक है पहले मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखना चाहूंगा। पहला है पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक, और अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें अपने, तो परमाणु संरचना, अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। आगे हम बात करें टॉपिक की, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। इसी तरह जब हम आगे बात करें कि इसके अंतर्गत जो और इम्पोर्टेंट तत्व है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी हम बात करें, तो इसमें आता है आपका रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, जिसे हम केमिकल बॉन्ड
के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें इसके अंतर्गत अम्ल, रस, अम्ल क्षार एवं लवण, जिसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। आगे हम बात करें टॉपिक की, तो इसके अंतर्गत देखिए और जो आने वाले टॉपिक हो सकते हैं वो हो सकता है धातु एवं अधातु, जिसे हम मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें इसमें हम, तो इसके अंतर्गत आपका कांच, जिसे हम ग्लास के नाम से जानते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंतर्गत। आगे हम बात करें इसमें आपका विलयन, आगे हम बात करें इसमें ईंधन, जिसे फ्यूल भी जानते हैं। इसी तरह आगे हम बात करें इसमें गैस, तो इस तरह और टॉपिक की बात करें हम, तो इसमें गैसों का व्यवहार, जिसे हम बिहेवियर ऑफ गैसेस, टॉपिक के नाम से जानेंगे। आगे बात करें इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कार्बन और उससे संबंधित हाइड्रोकार्बनों के बारे में। और टॉपिक की बात करें, हम लोग पढ़ेंगे बहुलीकरण, जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें, इसके अंतर्गत हम लोग और टॉपिक देखें, तो इसमें आपका बचता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जिसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह आगे हम बात करें इसमें, तो आपका इसमें रह गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों ये कुछ एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है आपका आरआरबी जेई के जीए के, यानी जीए यानी तो जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है उससे संबंधित कुछ मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक बताए हैं। इनसे संबंधित प्रश्न आपको आरआरबी जेई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी आप इसको पहले नोट कर लीजिए।
तो मैं आपको एक एक के बारे में, सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आगे आने वाली क्लासों में आपको डिटेल में हर टॉपिक से संबंधित मैं आपको प्रश्न और उससे संबंधित कुछ डिटेल है जो उससे इंपॉर्टेंट जो भी बातें रहेंगी वो आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत और क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए फिर, तो अगर हम बात करें सबसे पहले अपने टॉपिक पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी इसके अंदर हमको सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी हो हमको पढ़ना है सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, यानी ऐसी कोई वस्तु जो क्या है स्थान को ऑक्यूपाई करती है, यानी स्थान को घेरती है, तो क्या कहलाती है पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ ही, क्योंकि केमिस्ट्री जो है पदार्थों का ही क्या है विज्ञान है, जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण मतलब उसके जो रिएक्टिव जो होते हैं उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या है पढ़ा जाता है कि उसमें जो अम्ल गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी जब बताया जाता है कि इसमें क्या परिवर्तन आया है, तो वो किसके अंदर बताया जाता है, वो आपके केमिस्ट्री के अंदर यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत बताया जाता है, ठीक है। तो सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्सटेंस मतलब क्या क्या है, उसमें क्या है पदार्थ। और पदार्थ अगर बात करते हैं तो पदार्थ क्या आप जानते हैं कि तीन अवस्थाएं, यानी कोई भी अगर पदार्थ है, अगर मैं यहाँ लिखूं पदार्थ, तो पदार्थ क्या आप जानते हैं तीन अवस्थाएं होती है, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, ठीक, एक होती है सॉलिड। और इसी केमिस्ट्री में एक और इसकी स्टेट होती है, वो होती है आपकी प्लाज्मा। एक नई स्टेट होती है जो आपको केमिस्ट्री में मिलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। जब मैं आगे आप बताऊंगा तो मैं सबके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन क्या होता है, कैसे होता है। तो ये होती है बात सब्सटेंस की। तो इसमें हम सब्सटेंस जो जितने भी सब्सटेंस है, तो हमारे जो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। तो दोनों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो अभी हम डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि आखिर हमको किस टॉपिक में किस किस चीज को क्या है कवर अप करना है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं अगर परमाणु संरचना की। तो परमाणु संरचना भी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आरआरबी जेईई में एज एक्सपेक्टेड इसके क्वेश्चन आने की क्या है संभावना रहती है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि अगर किसी का दिया रहता है कि इसमें इतने प्रोटॉन है तो इसमें बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो डायरेक्ट कभी इस तरह के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं पुटअप कर लिए जाते हैं आरआरबी द्वारा, ठीक है। तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एटम की। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि एटम जो होता है किसी भी पदार्थ का क्या होता है अविभाज्यकरण, यानी जिसको क्या किया जाता है विभाज्य नहीं किया जाता, जिसे बोलते हैं हम लोग डिस्टिंक्ट पार्ट। यानी ये क्या होता है किसी भी एटम का एक डिस्टिंक्ट पार्ट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं विभाज्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो सबसे छोटा ही भाग होता है जिसको हम अलग थलग नहीं कर सकते। तो ऐसा नियम प्रतिपादित किया था हमारे क्या डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसीलिए हम बात करेंगे एटम की। तो एटम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि अगर कोई भी तत्व है उसका एटम की बात करें तो उसका सबसे छोटा कण है, तो छोटा कण है तो उसकी आखिर जो स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी किसी भी एटम की जो बनावट होगी वो कैसे होगी। तो अगर आपने जब पढ़ा होगा तो एटम को कुछ इस प्रकार बताया जाता है कि उस एटम ऐसे होता है और एटम के जो केंद्र पर होता है उसका नाभिक होता है, और उस नाभिक में क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होती हैं उस तत्व की कक्षाएं होती हैं जिसमें यानी ऑर्बिट होते हैं, यानी ऑर्बिट या जिसे हम लोग शेल के नाम से जानते हैं ये होती हैं। और चारों ओर आपके क्या है इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम के जो है तीन मूल तत्व क्या होते हैं कण होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उसके क्या है केंद्र पर, केंद्र यानी नाभिक जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे जितने भी आपके कण हैं प्रमुख कण उनकी क्या है उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका एटॉमिक मास क्या है, उनसे संबंधित खोजें क्या क्या हुई, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसके अंतर्गत इस टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो विगत जो जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं हुई, चाहे आप बात करें ग्रुप डी की बात करें, चाहे आरपीएफ की बात करें, वो भी आरआरबी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले क्या थे एग्जामिनेशन थे। तो उसके अंतर्गत इस टॉपिक की बात करें इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। इस टॉपिक से संबंधित क्या है बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए गए थे पुटअप किए गए थे, पिक किए गए थे
जिसमें बच्चों को क्या है बहुत दिक्कत हुई थी। लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आप बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कब से हुई, पीरियोडिक टेबल कब उसका विकास के जो जितने भी स्टेजेस थे, यानी उसमें जो भी आपका क्या है जब वो डेवलप हो रही थी तो उसमें कितने कितने स्टेजेस आए, सबके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बात हो गई पीरियोडिक टेबल की। आगे हम बात करें रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध से भी संबंधित कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि क्षीण बंध कौन सा है, मतलब सबसे कमजोर बंध, सबसे मजबूत बंध। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है। केमिकल बॉन्ड मतलब क्या होता है कि जो आपके प्लस आयन होते हैं और माइनस आयन होते हैं वही मिलकर एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो उससे नया तत्व बनता है जो रासायनिक बॉन्ड के कारण बनता है, क्योंकि किसी न किसी क्या है एटम के बीच क्या होता है, एक कोई ना कोई एक फोर्स काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्स काम करता है, जिसके कारण क्या है केमिकल बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर केमिकल बॉन्ड से संबंधित जितने भी क्या है उसके टाइप, उसके जितने भी प्रकार बनते हैं उसके बारे में जानेंगे रासायनिक बंध के अंतर्गत, ठीक है। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर केमिस्ट्री को अगर आपने जब बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू, तो आप केमिस्ट्री या सबसे पहले दिमाग में आता है, सबसे पहले दिमाग में नाम आता है अम्ल का, ठीक है। उसके बाद आपने जब आगे पढ़ा तो क्षार, यानी केमिस्ट्री का दूसरा अगर एक मैं बताऊं तो दूसरा मतलब ही क्या होता है अम्ल, यानी केमिस्ट्री में क्या है अम्ल का क्या है एक खेल है, अम्लों का खेल है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि एसिड का क्या नेचर है, यानी एसिड का क्या प्रकृति है, बेस की क्या प्रकृति है, साल्ट जिसे हम लवण के नाम जानते हैं इसकी क्या प्रकृति है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है कवर अप करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें धातु एवं अधातु, ठीक है। तो धातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, यानी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है कि तत्व हमारे कई प्रकार के, कुछ अधातुएं हैं, कुछ क्या है अधातुएं हैं, और कुछ क्या है हमारे उपधातु हैं। तो जितने भी हमारे जो टाइप के हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक है धातु एवं अधातु। तो इसके बारे में जानेंगे कि धातु का क्या नेचर होता है, अधातु का क्या नेचर होता है, और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शन होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट करके पूछ लिए जाते हैं कि धातु क्या है, जल के साथ क्या देते हैं, ठीक है, और अधातु क्या देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें कवर अप करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें, आगे आपका टॉपिक आता है कांच। कांच भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कांच में जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस पर्पस के लिए कौन सा कांच यूज होता है। जैसे आपने बहुत सारे कांच के नाम सुने होंगे, फ्रेंड कांच, कुरेक्स कांच, ठीक है, कुक्स कांच। तो ये जितने भी जो कांच यानी ग्लास होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से कि किस प्रकार का कांच कहाँ यूज होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे कांच यानी ग्लास टॉपिक के अंतर्गत, ओके। आगे हम बात करें विलयन। तो विलयन का मैं यहाँ भूल गया था, तो विलयन का मतलब जैसे इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पढ़ेंगे, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस है जिनके द्वारा क्या है हम लोग किसी भी एक जली विलयन में हम लोग क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल, ठीक है। आप जानते हैं कि अभी जो हमारा जो वर्तमान चल रहा है वो क्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है, ईंधन की समस्या है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ईंधन यानी हमारे पास भविष्य में क्या संभावना है ईंधन से संबंधित। जैसे अभी जान रहे हैं कि पेट्रोल हमेशा क्या है दाम बढ़ता रहता है, तो भाई उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसकी जो मात्रा है वो क्या है हमारे पर्यावरण में एक सीमित स्तर पर है, जिसके कारण वो ऊपर नीचे चढ़ता रहता है। तो जान रहे हैं कि अभी वर्तमान या भविष्य की बात करें, जितने भी हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो क्या है एक इसका क्या है इसका एक उपयुक्त क्या सुन रहे हैं कि इसको कौन लोग उसको हटा के दूसरा कोई नया ईंधन क्या है अपने यूज में लाए। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जर्मनी ने एक हाइड्रोजन वाली क्या चलाई है ट्रेन चलाई है, यानी वहां पर ईंधन को क्या कर दिया गया है उसको हटा के उसके स्थान पर क्या कर दिया गया है हाइड्रोजन का यूज किया है। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि भविष्य में आने वाले समय में ईंधन की क्या हो सकती है कमी हो सकती है, जिसके कारण क्या है उन्होंने उसका एक विकल्प अभी से क्या खोज लिया है सब्स्टिट्यूट खोज लिया है, ठीक है। तो यानी भविष्य में भविष्य में हमारे लिए हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है फ्यूल का काम कर सकता है, ठीक है। यानी इसको भविष्य का फ्यूल कहें तो कोई क्या है कोई वो नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करें गैस। तो गैस के अंदर हम लोग बहुत सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट गैसेस है यानी जो कुछ
हमारे लिए फायदेमंद है, कुछ नुकसानदायक है, और जो जैसे ऑक्सीजन हमारे क्या है प्राणदायी, ठीक है, प्राणदायी गैस है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट गैसेस, सल्फर है, क्लोरीन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट गैसेस है सबके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी गैस कहाँ पर यूज होती है और कौन क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे गैस के अंदर, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो इसमें है गैसों का व्यवहार, ठीक है। तो गैसों में यानी बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि गैसें किस तरह क्या क्या करती है, किस कंडीशन में कैसा बिहेव करती है, ठीक है। कौन सी गैस सक्रिय होती है, ठीक है, कौन कम सक्रिय, मतलब कौन ज्यादा सक्रिय होती है। तो इसके अंदर रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव जितनी भी गैस होती है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। आगे हम बात करें कार्बन एवं हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंदर हम कार्बन से संबंधित और उसके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में जितने भी टॉपिक होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप क्या है कवर अप किया जाएगा, ठीक है। अभी बस ये एक इंट्रो क्लास है जिसके अंदर हम बता रहा हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बहुलीकरण, जिसे हम पॉलिमराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक ऐसा तत्व होता है जिसका बहुलीकरण करके उसको क्या है दूसरे तत्व में क्या किया जाता है, कंपीट किया जाता है, यानी बदला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 14वें अपने टॉपिक, यानी जो टॉपिक इसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में अपचयन कहते हैं, इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। इससे संबंधित जितने भी क्या होंगे रिएक्शन होंगे उनसे संबंधित रिएक्शनों को जानेंगे और जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा दी जाती है, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ कि इसकी जो परिभाषा बताई जाती है वो 3 तरीके से बताई जाती है। एक ऑक्सीजन के बेसिस पर, एक हाइड्रोजन के बेसिस पर, और एक जो एक्स्ट्रा जो थर्ड पार्टी का क्या होता है आयन होता है उसके बेसिस पर इसकी क्या दी जाती है, डेफिनेशन दी जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कब, आगे वाले समय में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इसको लास्ट में दिखाया लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैं इसको कवर अप कर दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम में भी कभी भी हो सकता है। तो इतने टॉपिक मैं कवर तो करूंगा, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके पास क्या होने चाहिए, पहले ही से रिजर्व होने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यानी सम इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जैसे एक लेक्चर 2 लेक्चर के बाद में आपको क्या है कुछ 10 या 15 की या 10 या 20 की क्वेश्चन की मैं आपको एक सीरीज दे दूंगा। आपको क्या करना रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा या कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो इस तरह मैं आपको एक सीरीज देता रहूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि अभी देखिए कुछ दिन बाद मैं ये केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री संबंधित आपको मैं क्या है सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो आप जुड़े रहें स्पीड अप के साथ। और केमिस्ट्री की अगली क्लास, अभी हमारा पहला टॉपिक देख रहे हैं, ये है नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो हमारी कौन सी क्लास है, क्लास 2, ठीक है। तो इसी तरह केमिस्ट्री और जितने भी सर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश सर हो, राहुल सर हो, रजत सर हो, ठीक है, जितने भी हैं तो उनका आप देखते रहिए और स्पीड अप एजुकेशन पे बने रहिए, ठीक है। स्पीड अप एजुकेशन जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।